वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 जून को मुंबई कोर्ट के आदेश आए और उसके बाद टीएमसी ने कार्रवाई करना शुरू कर दी। हालांकि हाईकोर्ट के जो आदेश थे वो थाना की 9 प्रभात समिति के लिए थे, जिसमें लगभग 920 बिल्डिंगों का जिक्र था। लेकिन टीएमसी ने जो कार्रवाई की वो दीवा मुमरा के उस पट्टे पे कार्रवाई की जहां पर मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, जहां पर मुसलमानों को घर से बाहर निकालकर उनकी बिल्डिंगों पर कार्रवाई की और ज़मीन दोस्त कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। और यही कार्रवाई जब दीवा में होती है तो वहां पर सिर्फ नाम के लिए कार्रवाई की गई। इसी नाइंसाफ़ी को देखते हुए रफ़ीक कामदार ने एक कदम उठाया और एक आंदोलन की शुरुआत की, घर बचाओ आंदोलन, जिसमें लोगों को जोड़ना शुरू किया, जिसमें मुमरा कौसा के लोग, दोस्ती, खान कंपाउंड, सहारा कंपाउंड और सीलपाटा के तमाम लोगों को एकजुट होने की ताकीद की। और 11 सितंबर को ये आंदोलन, घर बचाओ आंदोलन, एक जन आंदोलन में बदल गया। जब 11 सितंबर को टीएमसी दोबारा अनम पैलेस पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लोगों को घर से बेघर करने के लिए पहुंची, तो बड़ी तादाद में लोग वहां पर सड़कों पर जमा हो गए और एक ऐतिहासिक आंदोलन किया गया, जिसकी अगुवाई रफ़ीक कामदार कर रहे थे। और रफ़ीक कामदार ने इस आंदोलन के दौरान टीएमसी अधिकारियों से कई सवाल किए कार्रवाई को लेकर। जिस तरीके की कार्रवाई मुमरा में की गई और जिस तरीके की कार्रवाई दीवा में की गई, और आखिर इस तरह का भेदभाव क्यों किया गया, मुसलमानों के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी टीएमसी क्यों कर रही है। जसवाल जी से जब सवाल पूछे गए तो जसवाल जी के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कार्रवाई के लिए वो अड़े रहे। सुबह 6 बजे से ये आंदोलन शुरू हुआ और रात के 11 बजे तक ये आंदोलन चलता रहा। एक तरफ टीएमसी अड़ी रही कार्रवाई करने के लिए, तो दूसरी तरफ लोग अड़े रहे कार्रवाई को रोकने के लिए। इसी बीच रफ़ीक कामदार ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात की और जिसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने टीएमसी कमिश्नर को फ़ोन करके इस कार्रवाई को रुकवाया। और आज यानी 13 सितंबर को एक बार फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी से रफ़ीक कामदार अपनी टीम के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे और वहां पर बातचीत की, जिसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने एक बड़ा आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि जिन बिल्डिंगों में लोग रहते हैं उन घरों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी। रफ़ीक कामदार ने जो मेहनत की थी उनकी मेहनत रंग लाई। इसके अलावा शिंदे जी से जो बातचीत की है रफ़ीक कामदार ने, उसकी पूरी जानकारी मीडिया से शेयर की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है देखिए हमारी इस खबर में। काफी देर तक आपकी चर्चा हुई इस विषय पर, तो क्या कहा डिप्टी सीएम ने पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए कैसा है कि ये कार्रवाई को लेकर के और इस पूरे मामले को लेकर के 15 अगस्त से लगातार शिंदे साहब जो है ध्यान बनाए हुए। अब ये जो दोबारा 10 तारीख से कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, जैसे कि आपको पता है 11 तारीख को भोलेनाथ नगर की कार्रवाई, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, और उसी रात को फिर उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से हमारी मुलाकात और उन्होंने फिर जो है हमारी मदद की उस वक्त। तो आज भी हमारी काफी सिलसिलेवार उनसे बातचीत हुई हाईकोर्ट की कार्रवाई को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का मामला भी काफी दूर है तो उस पर इतनी बात करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज शिंदे साहब ने एक अहम जानकारी हम लोगों को दी कि अपने ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्लस्टर के जो इंचार्ज अधिकारी है, उसके चीफ ऑफिसर है संजय देशमुख साहब, उनको उन्होंने राज्य सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है आशुतोष कुंभकोणी, उनके पास भेजा। क्लस्टर क्या होता है ये संजय देशमुख साहब कुंभकोणी साहब को बताएंगे, उसकी सारी लीगैलिटीज, उसका सारा प्रोसेस, उसके सारे टेक्निकल प्रोसेस, ये सब कुछ जो है डिस्कस होगा और फिर एक एफिडेविट हाईकोर्ट में ही दिया जाएगा।
अगर उस हाई कोर्ट में एफिडेविट देने पर उसमें अगर राहत नहीं मिलती है हाई कोर्ट की तरफ से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मूव किया जाएगा। ये बात आज शिंदे साहब ने बताई। अब इसमें एक अहम बात आपको बता दूं कि शिंदे साहब ने अपनी एक बात आज फिर दोहराई है कि जो ऑक्यूपाइड है, वो कोई भी इमारत हो या स्ट्रक्चर हो, उसको हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा। किसी भी परिवार को बाहर निकाल करके तोड़ने वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी, न करने दी जाएगी। ये एक फिर से उन्होंने मजबूत आश्वासन आज हमको दिया है। और 2-3 टेक्निकल बातें थी जो मैं उनके सामने रखना चाह रहा था, तो वो बातें मैंने उनको बताई। अभी फिलहाल उन बातों को मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ, कुछ उसके लीगल प्रोसेस के कारण है, वजह है उसकी, इसलिए बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन वो बहुत आशादायक, उम्मीद अफजा वो पॉइंट्स हैं। और शिंदे साहब के सामने मैंने जब वो पॉइंट्स रखे तो उन्होंने कहा कि ये काम हमें फौरन करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ कागजात जो उसके रिलेटेड है वो हमसे मंगाए हैं, तो हम कल वो उनको पहुंचा देंगे। उनके OSD जो है उनको हम लोग कागजात पहुंचा देंगे और इंशाल्लाह उससे भी बड़ी राहत मिल सकती है। कौन कौन से दस्तावेज मंगाए इतना शिंदे साहब ने? देखिए ऐसा है कि मैंने अभी कहा वो कुछ लीगल प्रोसेस है जो अभी मैं कैमरे पर नहीं बताना चाहता। सारे लोगों के भले का वो प्रोसेस है। और जैसे कि अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो क्रेडिट के चक्कर में बहुत भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, तो वो मुद्दे तो मुझसे ही सीख रहे, आप उसको मेरे से ही ले रहे और उसी पर वो अलग अलग तरह की चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए आप, लेकिन सबके साथ में रहकर करने का जो मजा होता है ना, वो अकेले अलग थलग करने में कोई उसका मतलब नहीं होता। बहरहाल आप कीजिए, आपको मेरी शुभेच्छाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, मेरी तरफ से गुड लक है। और जहाँ भी अगर उसमें सही काम होगा, जायज काम होगा, मेरी जरूरत होगी तो मैं वहाँ भी आऊँगा। जब जैसे आपने बताया कि लीगल प्रोसीजर किया जाएगा, उस दौरान काफ़ी टाइम लगेगा, उस दौरान जो कार्रवाई रुकेगी या फिर कार्रवाई के लिए जो है मनपा पहुँचेगी? नहीं, देखिए कैसा है, मनपा भी हाईकोर्ट के आदेशों में बंधी है। हाईकोर्ट के जो आदेश है उसके हिसाब से असल में देखिए मसला कैसा है, इसमें हमको अब जो तकलीफें होगी ना, वो हाईकोर्ट नहीं तकलीफ दे रहा है, उसके आदेश नहीं तकलीफ दे रहे। हमको तकलीफ कौन दे रहा है? इंक्वायरी कमीशन। उस इंक्वायरी कमीशन में जाने वाली शिकायतें, जो पहले 53 की लिस्ट, फिर 52 की लिस्ट, ये जो तमाम चीजें हैं, अब वो प्रोसेस चल रहा है और उसी के चलते ये तमाम तकलीफें आ रही है। बहरहाल आप सभी के माध्यम से मैं एक बात कह दूंगा, आप लोगों के चैनलों के जरिए, मेरे अपने चैनल के जरिए आज ये मैसेज मैं सब लोगों को दे रहा हूँ कि मदद हमको ऊपरी सतह से, हायर लेवल से अच्छी खासी मिल रही है। उसके बावजूद मैंने शिंदे साहब के सामने बात रखी कि साहब ठीक है, लेकिन हम आंदोलन नहीं रोकेंगे, हम आंदोलन जारी रखेंगे। जहां भी कार्रवाई आएगी, अगर इस तरीके से लोगों को बेघर किया जाएगा तो खड़े रह करके हम वहां पर जो है उस कार्रवाई का विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे। तो साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आपकी उस आंदोलन में, आपकी उस प्रोटेस्ट में मेरा पूरा आपको साथ है, सपोर्ट है और मैं आपकी पीठ पर खड़ा हूं। आप जहां जरूरत पड़े आप आंदोलन अपना कीजिए, वो आपका हक है, अधिकार है। रफीक भाई, जिस तरह आपने आवाज़ तो उठाई है, आपने बात भी की है डिप्टी CM से, पर अभी भी कुछ बिल्डर है जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर उन लोगों को क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट जाने की, जबकि डिप्टी CM ने खुद वादा किया है कि कुछ कार्रवाई नहीं होने देगी, तो क्यों ये कोर्ट को दरवाजा खटखटाया जा रहा है? नहीं भाई, अभी देखिए कैसा है, वो बिल्डर कौन है, क्यों जाना चाह रहे सुप्रीम कोर्ट, क्या उनके पास लीगल ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला सकते हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी है नहीं। बहरहाल कोई जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन मेरी एक सलाह है कि आप कानूनी उसमें जो है ना सारे मामला की जांच पड़ताल करें, अच्छे से उसको जांचे परखें चीजों को और उसके बाद जाए। क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट में जहां तक मुझे जानकारी है लगभग 2 पिटीशन SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। फर्स्ट AVK की कार्रवाई जब शुरू हुई
13 तारीख को, तो 15 तारीख को एक पिटीशन जो है फाइल हुई थी, जो पहली पिटीशन थी और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की थी। उसके बाद एक और हुई थी, वो भी रिजेक्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं एक चीज जो है, सवाल उठता है कि कानून की व्याख्या में गरीब की जगह कहाँ है। लीगल डेफिनेशंस जो होते हैं, उन डेफिनेशंस में वेयर इज द पुअर मैन, वेयर इज द पुअर फैमिलीज, ये सवाल उठता है। तो कानून अगर गरीबों को न्याय न दे सके, अदालतें अगर गरीबों को न्याय न दे सके, तो फिर वो कानून की समीक्षा करना, उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके चलते गरीब को न्याय नहीं मिले। इसीलिए मैंने कहा कि कानून की व्याख्या गरीब के लिए नहीं है। कानून की व्याख्या में गरीब कहाँ है, ये मेरा अहम मुद्दा है। और जिस तरह क्लस्टर की बातें हो रही है, क्लस्टर को कितना वक्त जाएगा इसको प्रोसीजर में लाने के लिए? तो लोगों में तो भय तो बना हुआ अपने घरों को लेकर। तो क्लस्टर की जो बातें हुई है आज आपसे, और कुछ पर्सनल भी आपको कुछ बुला के कुछ बातें हुई है, कुछ मिनटों की कुछ पर्सनल आपकी बातें हुई है? मुझे साहब एंटी चेंबर में ले गए थे, वहां पर उनकी मेरी कुछ बातें हुई है। अब वो बातें जो है ना, वो साहब की और मेरे बीच की है, तो उस पर मैं यहाँ पर कुछ बोलना ठीक नहीं समझूंगा। क्लस्टर का मामला, तो क्लस्टर के लिए ही साहब ने संजय देशमुख साहब को, जो चीफ ऑफिसर है क्लस्टर डेवलपमेंट के उस विभाग के, तो उनको आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल के पास भेजा। उन दोनों की मीटिंग हुई है, उन्होंने उसके क्लस्टर डेवलपमेंट में इस पूरे इलाके को कैसे शामिल किया जाएगा, किस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट किया जाता है, उसके नॉर्म्स क्या है, उसके नियम क्या है, उसकी कसौटी में खरा उतरने के लिए क्या जरूरी है, ये तमाम चीजें जो है अपनी जगह है। लेकिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के कहने के मुताबिक सरकार बड़ा फैसला लेगी, और हाईकोर्ट में जो है शिंदे साहब का ही मंत्रालय है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो वहां से उनके कहने के मुताबिक उप निसाब इस मामले को समझ लेंगे क्लस्टर को, तो उसके बाद वो हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश करेंगे। तो उस एफिडेविट को अगर हाईकोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है लीगल पॉइंट पे, लॉ पॉइंट पर, और वक्त और हालात की जरूरत, गरीबों की जरूरत को देख करके, तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। तो इस मामले में अब शिंदे साहब जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। देखिए, अवैध निर्माण का कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। आज हमने लड़ाई भी जो लड़ी, तो वो सिर्फ गरीबों के लिए लड़ी, गरीबों के छत बचाने के लिए लड़ी। ये तमाम जितने भी लोग हैं, ये भी साथी हमारे कई है जो वहाँ पर उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब के बदले पर मौजूद थे। तो क्लस्टर का जो मामला है वो हाई कोर्ट में एफिडेविट आप जाने दें, जल्द से जल्द मैं इंशाल्लाह उप मुख्यमंत्री साहब के पास जो है फॉलो उसका करता रहूंगा, और जल्द से जल्द वो हाई कोर्ट में पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी हमको डेट भी नहीं पता चली कि 8 सितंबर के बाद हमारे मैटर की डेट क्या पड़ी है। तो वो डेट देख करके ही उसका सारा प्लानिंग करना पड़ेगा, या फिर रेसिपी में जाना होगा, मेंशनिंग में जाना होगा, या फिर किसी तरह से उस मैटर को जो है एफिडेविट जो देने वाले हैं क्लस्टर को लेकर के, उसको लेकर के कितने जल्दी अपन ला सकते हैं वो देखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और ये टाइम जो है वो हफ्ते 15 दिन का भी हो सकता है, 8-10 दिन का भी हो सकता है। तो उस दौरान अगर कार्रवाई आती है ऑक्यूपाई को तोड़ने के लिए, परिवारों को बेघर करने के लिए, काले गोदाम वालों को भी बेरोजगार करने के लिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ, काले गोदाम इनको अगर बेरोजगार कर ले, क्योंकि वो भी पुराने 15-15 साल, 20-20 साल, 12 साल, 10 साल, 7-8 साल, इतने पुराने गोदाम हैं, सबको टैक्सेस लग चुके हैं, बिजली के मीटर मिल चुके हैं, पानी के कनेक्शन मिले हुए हैं, बिल्डिंगों और फ्लैटों के अलावा इन गोदामों में। तो जब आपने टैक्स लगा दिया, जब आपने पानी का कनेक्शन दे दिया, तो आपने कैसे उससे टैक्स ले लिया, पानी का कनेक्शन उसको दे दिया, उसका बिल ले लिया,
आप लोगों की जिम्मेदारी भी आयद होती है मनपा प्रशासन की। तो इसमें जो है अब ये बचे भी दिन है हमारे पास, 10 दिन आगे का पकड़ के चलिए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ता। तो ये 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल सभी हमारे घर बचाओ आंदोलन के जितने ग्रुप्स हैं, वादी फारा हमारा एक ग्रुप है, सहारा कंपाउंड वालों का, खान कंपाउंड टेनेंट एसोसिएशन एक ग्रुप था, उसको शील खान कंपाउंड टेनेंट एसोसिएशन किया गया है। तो ऐसे सारे ग्रुप में सभी लोगों को अलर्ट रहना है। आपको मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद आपको फौरन लोकेशन पर पहुंचना है। रफीक भाई, कल से आपको मैं अभी एक बात और बता दूं, कल से जो नेशनल मीडिया पर आपके नाम की और मुसलमानों के नाम की जो बदनामी की जा रही है, तो ऐसे नेशनल मीडिया के बारे में आपने कोई सिंधे साहब से बात की कि जो लोगों को बदनाम करने का, खास करके मुमरा को टारगेट बनाकर जो भूल के बस बुलडोजर की जंग बताई जा रही है, तो उन लोगों के बारे में कुछ आपकी चर्चा हुई है सर? नहीं हो पाई, उतना वक्त नहीं था क्या ये सारी बातें करने के लिए, और वक्त दरकार था, लेकिन साहब को भी कहीं निकलना था और उनकी तबीयत भी जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई थी, बहुत सफ़र करके वो लौटे हुए थे, तो ये सब बातें करने का वक्त नहीं मिल पाया। और इन सब का हमको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ने बताया कि ये कौन से चैनल्स हैं, इनकी छाप क्या है, कोई छी है, कोई थू है, तो ऐसे छी और थू को जो है हम क्यों इतना सीरियसली लें? लोगों को तो पता है, हमारे साथ में खड़े रहने वाले हिंदू भाइयों को तो पता है, हमारी हिंदू माँ बहनों को तो पता है, क्योंकि वहां पर उनके भी मकानात इस कार्रवाई के जद में हैं। तो उनको नैरेटिव सेट करना है बुरका वर्सेस बुलडोजर या टूट पड़ी गैंग, ये वो जो भी है, तो वो करेंगे। और मैं तो देखिए, भोलेनाथ नगर में वो इंडिया टीवी वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा था आपके रजत शर्मा नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाया उन्होंने। उसी तरह से कल मैंने छी न्यूज वाले को बोला तो भाई तुम्हारा भी चैनल हमको दिखाएगा नहीं, हमारी बात लोगों तक पहुंचाएगा नहीं, उसने भी नहीं दिखाया। ठीक है, वो टाइम्स नाउ वाले थे कोई, वो उनको भी हमने कहा, वो तो स्टडी ही नहीं करके आए थे, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। अरे कहाँ का ऑर्डर है, किसके लिए ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है, कुछ स्टडी तो करो, पत्रकार हो, बस बुक पकड़ लियो और एक विशिष्ट विचारधारा के तहत चलना है और एक समुदाय विशेष को सिर्फ निशाना बना करके खबरें बनाना है। उनको तो झंडे का और देश का कलर ही नहीं पता है, झंडे इस्लामिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बता के ऐसा वायरल कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे ऐसी। हाँ, असल में वही जवाब तो कल उनको जो है वो थप्पड़ गणेश मुंडे ने लगाया, हमारे एक हिंदू भाई ने लगाया कि इनको पाकिस्तानी झंडा और इस्लामिक झंडे का फर्क नहीं मालूम है, तो ये नेशनल न्यूज वाले कैसे कहलाते खुद को, कैसे ये नेशनल न्यूज चैनल जो अपने आप को बोलते हैं।